के दिन जेन जी जो हैं उनको यही नहीं पता डिग्री की आज के दिन समय के हिसाब से ज्यादा वैल्यू है या स्किल्स की ज्यादा वैल्यू है। इंग्लिश एक कम्युनिकेशन स्किल है तो मैंने स्किल के ऊपर काम किया। डिग्री मेरी किसी काम की नहीं है। फिर मैं एक ना चपड़ासी की भर्ती निकली थी कुछ सालों पहले, आप मानोगे नहीं 10 या 20 भर्तियां थी और उसमें 25 तो पीएचडी थे। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि 20 साल कर लेता हूँ बैंक की नौकरी, रिटायरमेंट हो जाएगी, पेंशन आ जाएगी, फिर मैं कुछ करूंगा, पैशन फॉलो करूंगा। हाँ, अरे तब तक तो तेरी क्रिएटिविटी की उम्र जा चुकी होगी, क्या करेगा? दुनिया आज से 20 साल आगे जा चुकी होगी, फिर क्या करेगा? तो मैंने वो सोचा और मैंने बैंक छोड़ दिया। समुद्र में इतनी मुश्किलें पार करके वो किसी तरह कहते हैं अमेरिका की धरती पर हमें फेंक दो, ऑस्ट्रेलिया में फेंक दो, बिल्कुल ठीक है, हमारा सब कुछ ले लो। उन बेवकूफों को ये नहीं पता कि असली जो स्ट्रगल है उनकी लाइफ में वो तो शुरू होगा वहां जाने के बाद। वहां मैंने टॉयलेट साफ किए, वहां मैंने सड़कों पे ग्रीस साफ किया गाड़ियों का, वहां मैंने ट्रेन्स में जो सैटरडे संडे को लोग पार्टी करके जो गंदगी फैलाते हैं, मैंने वो गंदगियां साफ की कि मैं वहां रह सकते थे तो शायद आज मेरे पास करोड़ों रुपए होते, मैं भी वहां का। लेकिन सर लाइफ में दो चीज है, वो आपको चुनाव करना पड़ता है, क्वांटिटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, मैंने चुना क्वालिटी ऑफ लाइफ। 15-15, 20-20 साल के बच्चे हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हैं, स्ट्रेस का शिकार हैं, सैयारा जैसी मूवी देख के उनके चक्कर आ रहे हैं, उनको रोना आ रहा है, उनको शर्म आनी चाहिए। यूथ के पास टाइम नहीं होना चाहिए अपने करियर के अलावा कुछ और ज्यादा सोचने का। एक लड़की के फॉलोअर्स कम हो रहे थे रोज के 1000-1500 इंस्टाग्राम पे, तो हफ्ते या 10 दिन या मुश्किल से महीना वो डिप्रेशन में चली गई। उसने अपने घर वालों को बताया कि मेरे रोज फॉलोअर कम हो रहे हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो फांसी खा गई सर, खुदकुशी कर ली उसने। नमस्कार दोस्तों एंड सत श्री अकाल, आदाब। हमारी पॉडकास्ट की जर्नी जारी है। हिंदुस्तान में आया हूँ मैं, बड़े बड़े अच्छे लोगों से मुलाकात हो रही है। आज आपको एक बहुत ही अच्छी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जो आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस अपने बताएंगे, किस तरह से उन्होंने एक निम्न परिवार से उठकर और अपनी लाइफ को कैसे तब्दील किया, कितनी नौकरियां करी, उनको छोड़ के आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन मैं कहूँगा बन चुके हैं और 60 लाख लोग उनको फॉलो करते हैं यूट्यूब पे। तो वो हैं सतेंद्र जी। नमस्कार सतेंद्र जी। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने का। कैसे हो आप? आपका शुक्रिया सर, आपने मुझे इस लायक समझा। धन्यवाद जी, आप तो इससे बहुत ज़्यादा लायक हो। और आपकी मैंने जब स्टोरी सुनी तो फैसिनेट हुआ मैं कि यार ऐसी स्टोरी तो लानी चाहिए लोगों के सामने, मोटिवेशन हो लोगों को। तो आप बताएंगे आप अपनी लाइफ की कैसे स्टोरी, कहाँ से चले कहाँ पहुँचे? मैं मेन हाईलाइट अगर बताऊं तो मैं एक हरियाणा के भिवानी नाम के शहर से मेरा संबंध है। ठीक है। और मेरा बचपन सारा गुजरा है एक सेमी गवर्नमेंट स्कूल में। अच्छा जी। और उसके बाद मतलब स्कूल जैसे तैसे निपटाने के बाद हम कॉलेज भी वहीं से पढ़े हैं। तो एक अंग्रेजी का थोड़ा सा मुझे था कि भविष्य में कुछ कर लूं, तो अंग्रेजी मैंने सीखी और उस वजह से आज मैं आपके साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर पाया हूँ। और जीवन की जर्नी ये रही सर कि हमेशा था कि कुछ अलग करना है। ठीक है, मन में उम्मीद थी, जोश था, जो कि आजकल बहुत युवाओं के मन में रहता है, लेकिन वो दिशाहीन है। जहाँ तक मुझे लगता है ज्यादातर जो यूथ है वो आज के दिन जेन जी जो हैं उनको यही नहीं पता कि डिग्री जो वो कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। डिग्री की आज के दिन समय के हिसाब से ज्यादा वैल्यू है या स्किल्स की ज्यादा वैल्यू है। आप विदेश में रहते हैं, अमेरिका रहते हैं, वहाँ लोग एआई के थ्रू आज के दिन कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमारे यहाँ पर आज के दिन एआई के कुछ गिने चुने कदम पड़े हैं और लोग उसी में ही हो अल्लाह मच गया, और उसका इस्तेमाल भी गलत कारणों की वजह से हो रहा है, ना कि अच्छी वजहों की वजह से, है ना। कि डीप फेक किसी की फोटो लगा दी, किसी का ऐसे ही पॉडकास्ट मिसयूज हो रहा है। तो हम अपनी एक मानसिकता का प्रदर्शन भी यही कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ युवा जो है वो दिशाहीन है कहीं ना कहीं। तो जो एजुकेशन सिस्टम है ना हमारा, शुरू से ही ऐसा था, जो अंग्रेज बना गए थे। मैं कॉलेज के टाइम पे कि 1950 में जो चल रही थी चीजें, तो मैंने भी अपना दिमाग लगाकर ये सोचा स्कूल के टाइम पे, भाई ना तो तेरा साइंस में दिमाग चल रहा है, ना तेरा कॉमर्स का दिमाग है, भाई ना बढ़िया बुद्धि है, 52 बुद्धि नहीं है मुझे, जाट परिवार से, किसान परिवार। तो मैंने कहा क्या बच गया, आर्ट्स बच गई। आर्ट्स मेरे पापा ने नहीं लेने दी। अच्छा। क्योंकि हमारे जाटों में ये होता है कि देसी जो आदमी होता है ना,
कि भाई तेरा छोरा क्या कर रहा है, बोला साइंस ले रहा है। बोला अच्छा बहुत बढ़िया। फिर बोला तेरा छोरा क्या कर रहा है, बोला कॉमर्स ले रहा है। बोला कॉमर्स ले रहा है, बोला चल ठीक है कोई ना, कर लेगा गुजारा। आर्ट्स ले रहा है। फिर बोला तेरा क्या कर रहा है, बोला मेरा तो आर्ट ले रहा है। बोला अरे डूब गया जमाए, बोला वो पढ़ाई में बोला रद्दी है क्या। तो इस तरीके से ना देखा जाता था, वही एजुकेशन सिस्टम की बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो 10वीं के बाद ही आर्ट्स लेना चाहता था। अच्छा। लेकिन मुझे क्लैरिटी थी मेरे भविष्य को लेके कि मैं बाकी चीजें नहीं कर पाऊंगा। हर इंसान को अपनी औकात का पता होना चाहिए, मुझे पता था। लेकिन फिर भी जब माँ बाप के आगे नहीं चली कॉलेज तक, तो कॉलेज तक घिसटते गए। उसके बाद हमने कॉमर्स लिया आपने फिर? नहीं, साइंस। अच्छा साइंस ली। ओके। साइंस से ग्रेजुएशन किसी तरह में बीएससी कर ली? बीएससी कंप्यूटर साइंस। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद मैंने फिर अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में ली और मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया। ठीक है, मैं युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि जो लोग आज युवा अवस्था में हैं, जो सोच रहे हैं कि मैं राजा बनूंगा, मैं इतने करोड़ों कमाऊंगा, मैं पैसे कर लूंगा, ठीक है, ये आजकल ना जैसे आपकी फील्ड से भी रिलेटेड मैं बहुत देखता हूँ कि क्विक मनी बनाने के चक्कर में ना लोग शेयर मार्केट के पीछे बहुत भाग रहे हैं। मेरे भी जानकारी में बहुत लोग हैं, वो कहते हैं कि पापा आप मुझे 1 लाख दो, मैं आपको 1 साल में 1 करोड़ बना के दूंगा। अरे भाई वो 1 लाख भी डुबा बैठेगा और अपना 1 साल भी डुबा बैठेगा। तो क्लैरिटी नहीं है उनको, मेहनत करके खुश नहीं है, बस क्विक मनी चाहिए। वो स्किल नहीं सीख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या, शेयर मार्केट है क्या। उनके दिमाग में पैसा पहले आता है, लर्निंग बाद में आती है ना। हाँ, इसी वजह से 98% शायद नुकसान खा रहे हैं, 93% जो है हाँ नुकसान ही खा रहे हैं। तो फिर मुझे जो क्लैरिटी थी, मैंने सोचा मेरी औकात है, एक भाषा को मैं सीख सकता हूँ, मैं लिटरेचर का आदमी हूँ, इमोशंस मेरे अंदर भर भर के हैं, ठीक है, तो लिटरेचर के साथ मेरा रिश्ता बढ़िया रहेगा। मैं दिल्ली आके भाषा सीखने की जद्दोजहद, मैंने लाल किले पे चक्कर काटे, मैं कनॉट प्लेस के धक्के खाता रहा, वहाँ जो भी अंग्रेज मिल गया, कोई ऐसे मिल गया, मैं बातें करना शुरू कर दिया। मेरा बड़ा भाई था, उसने और मैंने पॉकेट मनी छुपा के, मेरे मम्मी पापा को आज तक नहीं पता कि मैंने 2 या 2,500 में एक ब्रिटिश काउंसिल नाम से या ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज नाम से कनॉट प्लेस पे एक अंग्रेजी सिखाने का छोटा सा एक मतलब 10 बाई 10 के कमरे में वो सिखाते थे। मैं सीढ़ियां चढ़ के पहुंच के बैठता, मैं कहा इंग्लिश सिखाओ। तो मतलब ऐसी जर्नी रही। तो इंग्लिश के प्रति आपकी दीवानगी थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे पता था मुझे अगर भविष्य में 2 रोटी कमानी है, ठीक है, तो अंग्रेजी ही मुझे वो चीज दे सकती है। उसके अलावा मुझ में कुछ सीखने का ललक थी ही नहीं, मेरा दिमाग चलता ही नहीं था किसी चीज में। तो मैंने अपने आप को झोंक दिया पूरे तरीके से। लोगों ने पागल कहा, आवारा कहा, मतलब कहा रद्दी है, कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे दोस्तों ने मजाक उड़ाया। हरियाणा में तो अगर आप हिंदी में भी बात करोगे तो भी कह देते हैं कि ज्यादा अंग्रेज न बने, है ना। तो मुझे भी बोला गया, मैंने कहा कोई नहीं भाई, आज तुम्हारा है कल मेरा होगा, है ना। तो जो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, आज के दिन वो कहते हैं उस्तेंदर भाई, बोला तुम तो यार कमाल कर दिए, बोला यार तू तो स्टार बन गया। मैं कहा मैं तुम लोगों की वजह से बना हूँ। तो एक भाषा, सिर्फ भाषा के बेस के ऊपर आप इतने कामयाब हर फील्ड में, मतलब इतना कामयाब हो गए कि आप टीचिंग करने लग गए इंग्लिश। सर मैं जो शुरुआत से मैं बात बता रहा हूँ, हाईलाइट, अगर हम लोगों का फोकस सही हो तो आज के दिन में यूथ को मैं भटका हुआ इसलिए कह रहा हूँ, उनका फोकस नहीं है स्किल के ऊपर। इंग्लिश एक कम्युनिकेशन स्किल है, तो मैंने स्किल के ऊपर काम किया। डिग्री मेरी किसी काम की नहीं है। अच्छा। बीएससी के ऊपर मैं कुछ नहीं कर पाया, उसको यूज नहीं किया कभी। मैंने एमबीए किया, उस पर कुछ नहीं कर पाया। तो फिर हुआ क्या, घूम फिर के मुझे स्किल ने ही मजबूत बनाया ना। तो आज के दिन जो लोग गलतियां कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन कर लो, मास्टर कर लो, नौकरियां मिलेंगी। नौकरी मास्टर डिग्री क्या, पीएचडी भी नहीं दिलवाती। अभी यूपी में एक ना चपड़ासी की भर्ती निकली थी कुछ सालों पहले, आप मानोगे नहीं, 10 या 20 भर्तियां थी और उसमें 25 तो पीएचडी थे। अच्छा। हाँ जी, डॉक्टर लगा हुआ था जिनके नाम के आगे, उन्होंने चपड़ासी की नौकरी के लिए अप्लाई किया। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट डेटा है। अच्छा। गूगल पे न्यूज मिल जाएगी, हर न्यूज चैनल की। तो मुझे पता था मुझे क्या करना है, तो वो चीजें मैंने करी। फिर धक्के खाए तो कुछ समझा। जो लोग सर पहले के जो जितने लर्नेड लोग हुए हैं यूके यूएसए के, जो क्लासिकल राइटर्स हुए हैं इतिहास के, चाहे शेक्सपियर है, ठीक है, चाहे क्रिस्टोफर मार्लो है, ठीक है, ये सबने एक ही चीज कही है, घूमो, एक्सप्लोर करो। अच्छा। अपने कंफर्ट जोन को तोड़ो। आज के दिन बच्चों से पूछा जाए कि भाई तुझे मैं 15,000 की नौकरी दूंगा तेरे घर के पास में, और तुझे 20,000 की नौकरी दूंगा तेरे घर से 100 किलोमीटर दूर, वो 15,000 की नौकरी चुनेगा। और यही उसकी सबसे बड़ी कमी है, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, घर के पास नौकरी चाहिए।
है ना, घर के आसपास रहना है। तो जिस दिन ये कंफर्ट जोन उनकी एक पैरों की जो बेड़ियां हैं वो बन जाता है ना, उनकी लाइफ वहीं खत्म हो जाती है। अच्छा, मैं आपकी जर्नी, जब दिल्ली आपने ब्रिटिश काउंसिल ऑफ स्कूल में देखा, तो वहां से आपने इंग्लिश सीखनी, आप खुद सीखी पहले फिर टीचर बने? हाँ, नहीं, मैंने खुद तो सीखनी स्टार्ट करी। अच्छा। फिर मैंने एमबीए में एडमिशन लिया, क्योंकि हर कोई एमबीए कर रहा था, एक दौर आता है। तो मेरे बड़े भाई ने एमबीए किया, तो घर वालों ने कहा तू भी कर ले। मैंने भी एमबीए किया। 1 साल मैंने कॉल सेंटर्स में नौकरियां भी करी। अच्छा। वॉइस एंड एक्सेंट की ट्रेनिंग की, जी, जिससे मेरा थोड़ा सा Fluent डिक्शन accent अच्छा बन हो गया, गया, एक्सेंट सही हो गया, नॉलेज अच्छी हो गई, स्पोकन सही हो गई, ठीक है ना, एक शुरुआत मिल गई मुझे अच्छे से। तो उसके बाद मैंने एमबीए जब किया 2 साल, तो एमबीए भी मैंने मार्केटिंग सुपर स्पेशलाइजेशन से किया। वहां भी शायद मैं पहला ऐसा स्टूडेंट था जो अपने ही क्लास को पढ़ाता था। सब टीचर्स के, प्रोफेसर्स के पढ़ाने के बाद मेरा एक अलग से लेक्चर लगता था कि बेटा तू इन सब की कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर। अच्छा। तो आई वाज वेरी प्राउड ऑफ इट। तो मेरे जो कम्युनिकेशन के टीचर थे, तुरान सर उनका नाम है, तो he used to call me in his cabin and he used to praise me। अच्छा। कि बेटा you don't know your abilities। ठीक है, आप जिस तरीके से, जिस सफाई से आप पढ़ाते हो, मैंने वो देखा है, आप एक बहुत अच्छे टीचर बनोगे। मतलब ये पहले ही मुझे बता दिया गया था। तो कुछ चीजें हुई कि एमबीए के बाद मेरी प्लेसमेंट नहीं हो पाई। गिनती की 1-2 कंपनी, 1-2 बैंक आए। फिर मेरी बैंक में जॉब लग गई। बैंक में 5 साल नौकरी करते करते मुझे ये समझ आ गया कि मैं कॉमर्स का इंसान तो हूँ नहीं, कभी था ही नहीं, है ना। तो वो बैंक की जॉब मुझसे ना हो पाई। और जब एक ऑफिसर बनने का मुझे मौका मिला कि आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओ, मैंने हाथ जोड़ दिए। मैं कहा भाई ये बन के तो मेरे फांसी का फंदा गले में डल। कितनी उम्र थी अब तब आपकी जब बैंक छोड़ा? जब बैंक छोड़ा, तो सर मेरी उम्र थी 29। अच्छा, लगभग 24 साल के आसपास आपने बैंक ज्वाइन कर लिया। हाँ, मैं 24 तो साल 29 तक आप वहाँ बैंक में रहे? हाँ जी। अच्छा जी। तो फिर मैंने 29-30 साल की उम्र में मैंने बैंक से रिजाइन कर दिया। मुझे ये नहीं पता था मुझे क्या करना है। अच्छा। हाँ, मैंने सरकारी नौकरी, पेंशन वाली नौकरी छोड़ी। मुझे ये नहीं पता था मुझे जीवन में क्या करना है। मुझे छोड़ी किस वजह से? सर देखो, जब आपको ये समझ आ जाए कि जो आप काम कर रहे हो ना, उसमें आपका दिमाग इतना फंसा हुआ है कि आप रियलाइज ही नहीं कर पा रहे हो कि मैं क्या करूं जिंदगी में। तो सबसे पहले तो आप वो काम छोड़ो। अच्छा। अपने आप को थोड़ा फ्री करो। ठीक है। तो मैंने सबसे पहले नौकरी छोड़ी, 1-2 महीने घर बैठा। फिर मैंने सोचा कि मैं विदेश जाकर अब्रॉड जाता हूँ, मैं फर्दर स्टडीज करता हूँ, पीएचडी करता हूँ। आई वांटेड टू बिकम अ प्रोफेसर। ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी में मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहता था जिनका एक आईक्यू लेवल अच्छा हो, यानी कि बड़े स्टूडेंट्स को। छोटों वाला तो मेरा था नहीं माइंडसेट। तो तब मैं ऑस्ट्रेलिया गया। एक सेकंड, नौकरी छोड़ने से पहले प्लान नहीं था कुछ? बिल्कुल नहीं। छोड़ने के बाद 1-2 महीने आप घर बैठे। हाँ। बहुत बड़ी बात है, बड़ी रेयर ये चीज मिलेगी। हाँ। कि छोड़ने के बाद आपको पता था कि कुछ ना कुछ मैं करूंगा और बिल्कुल इससे बेहतर। हाँ। अच्छा। मुझे मेरे टैलेंट पे भरोसा था। ठीक है। टैलेंट कह लीजिए, जो ये स्किल है इंग्लिश की, ये पैशन था आपका इसके लिए, और अट्रैक्शन थी। या सर एक सीखने की जो ललक होती है ना इंसान में, जब आपको अपने पर भरोसा होता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो वो ऐसे ही अंदर से नहीं आता। आपके अंदर जो हमारे हरियाणा में कहते हैं 2 दाने होते हैं ना, तभी आप विश्वास के साथ कह सकते हो कि भाई मेरे परिवार का पेट तो मैं पाल सकता हूँ, चाहे मुझे भीख मांगनी पड़े, रेडी लगानी पड़े। सही। ठीक है। तो मुझे पता था कि मैं चाहे घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाऊं, कुछ करूंगा, वो मुझे पसंद है, वो मैं कर लूंगा। ये मुझे पसंद नहीं है, इसके चाहे मुझे कोई 10 करोड़ रुपए दे महीने के, तो भी मेरे काम के नहीं है। क्योंकि मुझे कभी भी पैसे से सुकून नहीं मिला मेरी जिंदगी में। अच्छा। कभी खुशी नहीं मिली मुझे पैसे से। अच्छा। ठीक है। तो हर महीने जो पैसे आते थे खाते में, वो मतलब बट जाते थे, ये उसको देने, ये उसको देने, ये उसको देने। मेरे किस काम आया वो पैसा? अंदरूनी खुशी नहीं महसूस हो रही है, कुछ मैं प्रोडक्टिव कर रहा हूँ। हाँ। पैशन नहीं फॉलो कर रहे थे। और मुझे लगा है लाइफ इज नॉट अ वीडियो गेम दैट यू विल गेट अ सेकंड और थर्ड चांस। अच्छा। दिस इज योर ओनली चांस। ओके। ठीक है। देयर इज नो फ्यूचर। ठीक है। प्रेजेंट ही है जो है। कई लोग कहते हैं कि 20 साल कर लेता हूँ बैंक की नौकरी, रिटायरमेंट हो जाएगी, पेंशन आ जाएगी, फिर मैं कुछ करूंगा, अपना पैशन फॉलो करूंगा। हाँ। अरे तब तक तो तेरी क्रिएटिविटी की उम्र जा चुकी होगी, क्या करेगा? बिल्कुल। दुनिया आज से 20 साल आगे जा चुकी होगी, फिर क्या करेगा? तो मैंने वो सोचा और मैंने बैंक छोड़ दिया। मुझे सर ये कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है, शायद मैं 2-3 पॉडकास्ट पे पहले भी बता चुका हूँ, मुझे मेरे परिवार ने भी पागल घोषित कर दिया था। मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला। खास करके जब नौकरी बैंक की छोड़ी होगी, तब तो उन्होंने कहा तू बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा है। हाँ, सबने कहा। सरकारी नौकरी हमारे यहाँ तो बहुत, हरियाणा में खास करके बहुत बड़ी बात माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे सिर्फ एक आदमी का साथ मिला, सिर्फ एक, पूरी दुनिया में, इसका। अच्छा जी। और किसी का साथ नहीं मिला।
वहां मैं समझ गया था इस दुनिया में जो इंसान ये भ्रम पाल के बैठे हैं, अरे मेरा परिवार है, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरे माँ बाप, अरे मेरे दोस्त हैं, कोई आपका नहीं है। वो आपका जो ओहदा है, ठीक है, वो आपकी जो आइडेंटिटी है, वो उससे जुड़े हुए हैं। जिस दिन आपने वो आइडेंटिटी लूज कर दी, यू विल लूज एवरीवन इन योर। बहुत डीप बात की आपने। हाँ। कोई बंदा इस बात को मुंह जुबान पे नहीं ले आएगा, अंदर से सबको इस बात की पता है, फीलिंग होती है। हाँ। लेकिन वो एक हिपोक्रेट जिंदगी जैसे जीती है ना, हाँ। कि ये मुंह पे नहीं लाएंगे कि यार मैं बुरा लगूंगा, हाँ। ऐसा कहते होगा। बिल्कुल। पर आपकी ईमानदारी को सल्यूट है जी, आपने बहुत सही बात की। तो फिर मुझे ये पता था मुझे करना क्या है, तो मैं विदेश चला गया, ऑस्ट्रेलिया। मैं पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल किया था खुद को। हर वो स्टूडेंट आजकल तो डंकी मार के भी बहुत जा रहे हैं। जी जी। और कई लोग 70-80 लाख अपनी पूरी जमीन जो होती है, हरियाणा आधा खाली हो चुका है, इतनी जान हथेली पर रख के, इतने जंगलों में, समुद्र में, इतनी मुश्किलों में पार करके वो किसी तरह कहते हैं अमेरिका की धरती पर हमें फेंक दो, ऑस्ट्रेलिया में फेंक दो, बिल्कुल ठीक है, हमारा सब कुछ ले लो। उन बेवकूफों को ये नहीं पता कि असली जो स्ट्रगल है उनकी लाइफ में, वो तो शुरू होगा वहां जाने के बाद। यस, ठीक है। अब तक तो तुम एक राजा की जिंदगी जी रहे हो, अगर अपने घर पे 2 रोटी भी तुम्हें मिल रही है ना चैन की, तो तुम राजा हो। तो जब मैं वहां गया, मेरे दिमाग में भी सर ये भूत था कि वहां जाऊंगा, पेड़ों पे डॉलर लटके मिलेंगे, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, अच्छा, इतने डॉलर मिलते हैं, यूनिवर्सिटी की फीस दुनिया भरती है, मैं भी भर दूंगा और मैं पढ़ लूंगा। वहां जाने के बाद मुझे सच पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होता है। या तो आप पढ़ सकते हो, खासकर पीएचडी, ग्रेजुएशन का तो आई कांट से, तो पीएचडी में या तो आप पढ़ सकते हो या आप नौकरी कर सकते हो। तो मैंने नौकरी के साथ पढ़ाई की कोशिश की, 6 महीने में मेरे हाथ खड़े हो गए। मैं बीमार हो गया था, मेरा 75-80 किलो वजन था, मैं 60 पर आ गया था। मुझे लगा ऐसे तो मर जाएगा ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा। फिर मैंने दोबारा सोचा कि अब क्या करना चाहिए। एक रास्ता मेरे पास था, वहां मैं इलीगल बन के रह जाऊं, ठीक है, या किसी से वहां मैं शादी कर लूं, या कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, कोई नौकरी वाला मतलब जुगाड़ कर लूं। तो सर मुझे ना वहां पर सारी जिंदगी एक मजदूर के नाते रहना पड़ता। बिल्कुल। जो पढ़ाई वाला मेरा जो दिमाग है, जो मेरा सपना था टीचर बनने का, उस सपने को तो मैंने तिलांजलि दे दी सिर्फ विदेश रहने के चक्कर में। सरकारी नौकरी छोड़ना तो बड़ी बात है ही है, लेकिन विदेश से वापस आना भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये होता है कि आपने जंग का मैदान बीच में छोड़ के भाग आए, ऐसा बोला जाता है। तो मैं वहां रहा, मैंने सर सारे वहां काम किए। ठीक है, 6 महीने बाद जब मुझे लग गया कि पढ़ाई के साथ साथ नौकरी नहीं हो सकती, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। जितना मेरा नुकसान हुआ था, 1 साल मैं वहां इलीगल रहा, मैं मानता हूँ। मैंने सिर्फ जो फीस मेरी यूनिवर्सिटी में जमा करवाई थी, मैंने कहा वो तो मैं वापस लूंगा, क्योंकि मैं एजुकेशन लोन लेकर गया था। अगर मैं वो वापस नहीं करता तो पीछे वैसे भी मेरा साथ कोई नहीं देता। अच्छा, आपके पास कोई सेविंग वगैरह नहीं थी कि एक्स्ट्रा बैंक में पड़े हो पैसे या कुछ ऐसा नहीं था ना? अच्छा, मेरे मामा जी रिटायर हुए थे हरियाणा रोडवेज से, तो उनकी पेंशन का पैसा आया था, वो दिखाकर मैंने मेरा वीजा लगवाया था ऑस्ट्रेलिया। ओके, हाँ, और बाकी मैंने एजुकेशन लोन लिया था। अच्छा, 1 साल आप वहाँ पे फिर नजायज तौर पे रहे? नहीं, वीजा मेरा वैलिड था, लेकिन हाँ, लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की। अच्छा, फीस तो मैंने दे दी, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया। फिर 1 साल मैंने सारा फिर अपनी मेहनत से वहां मैंने टॉयलेट साफ किए, वहां मैंने सड़कों पे ग्रीस साफ किया गाड़ियों का, वहां मैंने ट्रेन्स में जो सैटरडे संडे को लोग पार्टी करके जो गंदगी फैलाते हैं, मैंने वो गंदगियां साफ की हैं। ठीक है, मैंने बर्तन साफ किए हैं। ठीक है, और मैं सिक्योरिटी गार्ड वाला भी मैंने काम किया है, यानी कि एवरी रैंडम जॉब, कार वॉशिंग से लेकर सब कुछ आपको पता ही होगा, मैंने सब कुछ वहां किया। दोस्तों, ऐसा बंदा हिंदुस्तान में पहला मुझे मिला है जो अपने प्राउडली बता रहा है कि मैंने ये काम किए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। स्ट्रगल आप जब कर रहे हो तो सफाई करना, ये करना हम छिपाते हैं। भैया, काम करने से आदमी बड़ा बनता है, छोटा नहीं बनता। ये सीखिए इनसे। सर, इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा। अब जो इंडिया में जो लेबर क्लास है, हम जो बाहर जाते हैं ना विदेशों में, तो शुरू में कोई करोड़पति नहीं बनता, हम भी लेबर ही बन के जाते हैं। तो 80% जो हमारे यहाँ पे लेबर है, वो एक तरीके से यूपी और बिहार से आते हैं जी। ठीक है, तो हम उनको क्या कहते हैं, बोला आ गया बिहारी, बोला चल बिहारी, रिक्शा वाले, ऑटो वाले, या कोई भी छोटा मोटा काम करते हो। तो ये जो चीज है कि भाई मजदूर को इज्जत देना, ये मैंने सीखी वहां पे। बहुत अच्छी। ऑस्ट्रेलिया में जब मैं पोचा मार रहा होता था सुबह 4 बजे सर्दी में, तो जो लोग पहली ट्रेन से जाते थे वो मुझे अप्रिशिएट करके जाते थे।
कई मुझे ताली बजा के जाते थे, यू आर डूइंग ए ब्रिलियंट। काम करने वाले की इज्जत है वहाँ, इज्जत है, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे कभी भी वहाँ शर्म महसूस नहीं हुई कि मैं कुछ छोटा काम कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं टॉयलेट भी साफ कर रहा हूँ, कोई अगर आ गया टॉयलेट करना तो वो मुझे कहता था लिसन इट्स वेरी अर्जेंट, could you please hold on for just 2 minutes, I'll be quick। तो वो फिर जाते वक्त मुझे कहते थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू, ठीक है। और एक दो लोगों ने तो मेरे को टिप भी दी वहां आते जाते हेल्प के तौर पर कि यू आर सो नाइस, ठीक है। तो वहां पे जो इज्जत मिली ना सर, मुझे ये महसूस हुआ कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। कोई ऐसी भावना तो नहीं उस दौरान आई कि यार मैं पीएचडी करने आया था, बैंक से रिटायर्ड हूँ, मैं क्विट करके आया हूँ, और ऐसा फील कभी अंदर से नहीं आया कि मैं यार ये कर रहा हूँ? आया। अच्छा, मैं इंसान हूँ, एक्सप्लेन करिए प्लीज। बिल्कुल आया। उसको कैसे उसको आपने कॉन्कर किया? मेरे पैरों में छाले भी पड़े, मैं वहां पे क्या कहूँ, महामृत्युंजय मंत्र के जाप लगाता था, जाप सुनता था रात को, रोज हर दूसरी रात शायद मैं रो के सोया वहां पे। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे आंसू सूख गए और फिर वो जो हिम्मत थी वो बढ़ने लगी, जब अकाउंट में बैलेंस बढ़ने लगा। मैंने सर कभी जिंदगी में शरीर से कोई ज्यादा मेहनत नहीं की थी। जो बच्चे पढ़ाई में ज्यादा होते हैं वो कभी शारीरिक रूप से उतने मजबूत नहीं होते, ठीक है। लेकिन क्योंकि जाटों का बच्चा था तो मुझे लगा कि मेहनत ही एक ऑल्टरनेटिव है अपनी लाइफ को कुछ बेटर बनाने का। तो मैंने अपने आप को झोंक दिया। मैंने कहा बेटा, जैसे कहते हैं ना, एक लड़की को पहले बोलते थे कि तेरी डोली गई है अब अर्थी आएगी उस घर से, तो मैंने कहा तू आ गया है अब तेरी अर्थी जाएगी। तो मैंने आपको झोंक दिया था। सर सिडनी ना ऐसे है जी, तो वहाँ पे फ्लायर की जॉब होती है जहाँ पे आपको पैम्पलेट्स ना हर पोस्ट बॉक्स में डालने पड़ते हैं। तो 8 या 9 घंटे की जॉब होती है सर, चाहे धूप हो, कुछ भी, बरसात, कुछ भी हो, आपको पहाड़ पे चढ़ना है, फिर उतरना है, चढ़ना है, उतरना है। ऐसी नौकरी अगर कोई हर दूसरे दिन करता है वहां पे, तो उसके पैरों पे छाले पड़ जाएंगे, दोनों अंगूठे काले हो जाएंगे, खून इकट्ठा हो जाता है, 5 उंगलियां, तो बहुत बुरी हालत हुई थी। मैंने पिक्स क्लिक कर रखी हैं उस समय की, कि वो समय मुझे हमेशा याद रहे मेरे स्ट्रगल का। तो बहुत रोता था उस टाइम पे, लेकिन खुद पे ये भी यकीन था कि ये बुरा समय टल जाएगा। तो बच रहे थे कुछ पैसे खर्चा करने के बाद, कुछ सेविंग हो रही थी? पैसे तो बहुत बच रहे थे, ठीक है। फिर एक समय ऐसा आ गया कि मुझे ट्रेन स्टेशन पे गार्ड की जॉब मिल गई। अच्छा। वो इतनी आराम की जॉब थी, शाम को जाओ, स्टेशन बंद करो, आराम से चिल मारो, सो जाओ, कहीं कोई गंदगी है तो देख लो, नहीं तो स्टेशन बंद कर दो, कोई आएगा ही नहीं। और सुबह 4 बजे, छोटा सा स्टेशन था। हाँ, कई स्टेशन होते थे, अलग अलग ड्यूटी लगती थी, तो काम नहीं होता था यानी की रात का। तो 4 से 5 लाख मेरे आज से 10 साल पहले हर महीने मेरे बनने स्टार्ट। महीने के 4-5 लाख? 4-5 लाख खर्चे निकाल के कितने बच जाते? 3 लाख आराम से बचते थे। 1.5-2 लाख खर्चा, 3 लाख रुपए महीना हर महीने में सेव करता था वहाँ। ये 2014-15 की बात, 14-15 की बात। 14 में गया था मैं, 15 के लगभग 31-32 साल के थे तब आप? हाँ, 31-32 साल के। तो अगर मैं वहां रहता, मेरे पास कई ऑप्शंस आ गए थे, जुगाड़ करके मैं वहां रह सकते थे, तो शायद आज मेरे पास करोड़ों रुपए होते, मैं भी वहां था। लेकिन सर लाइफ में 2 चीज है, वो आपको चुनाव करना पड़ता है, क्वांटिटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है। मैंने चुना क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि पैसा तो मेरे लिए कभी मायने रखता ही नहीं। कोई टारगेट था कि इतना जब मेरे पास हो जाए तो मैं फिर वापस इंडिया चला जाऊंगा? हाँ, टारगेट था सर। तो वहाँ रहने के लिए कभी मन में आया कि यार रह जाते हैं कभी? हाँ सर, बिल्कुल आया। मैं तो कहूँ कि मुझे सपने शायद पिछले कुछ सालों तक भी आए कि यार मुझे बैंक में नौकरी वापस मिल गई है, ठीक है। कि भाई बैंक की नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी, क्योंकि इंसान अपने अंदर कितना भी डिटरमिन्ड हो, लेकिन जो ये समाज है या समाज कानों में डाल के आपको पागल कर देते हैं अगर आप नहीं होते। तो जब सभी लोग बोलेंगे कि तू पागल है, तो कई बार आप मान लोगे। एक छोटी सी कहानी है कि 2 हंसों का जोड़ा ना एक नदी में तैर रहा था, तो एक पेड़ पे कौवा बैठा, उसने देखा यार ये हंसनी तो बड़ी सुंदर है, ये हंस के कैसे सेट हो गई, ये तो मेरी पत्नी होनी चाहिए, इसकी पत्नी कैसे हो गई। तो उसने क्या किया, वो बाकी कौवों को उसने इकट्ठा किया, उसने अपनी योजना बताई कि बोला इसको तो मैं पागल बनाता हूँ, तुम बस मेरा साथ देना। वो फिर चिल्लाने लगा कि ए हंस, तू यहाँ मेरी पत्नी के साथ क्या कर रहा है। वो हंस कहता है कि तू पागल हो गया, ये मेरी पत्नी है भाई। तो बोला नहीं, ये तो मेरी पत्नी है। तो बोला इस बात का फैसला कौन करेगा कि बोला ये तेरी पत्नी है मेरी। तो बोला चल ना तेरी ना मेरी, बोला हम पंचायत करते हैं, जो पंचायत फैसला करेगा तो बोला उसकी ये पत्नी। तो उसने कौवे ने अपने बाकी कौवों दोस्तों को बुलाया, पंचायत बिठाई और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया तो कौवे की पत्नी है। तो हंस बेचारा छोटा मुंह लेके चला गया। तो यही होता है सर, अगर 10 कौवे चिल्लाते हैं ना कि एक झूठ को भी वो चिल्लाएंगे तो उसे भी सच मान लिया जाए। वो जो हंसनी थी
हाँ। वो फिर खुशी खुशी से रही उसके साथ, कौवे के साथ? खुशी हो चाहे कुछ हो, अच्छा, पर रहना पड़ा उसे। रहना पड़ा। तो वही इंसान के साथ होता है। मैंने संदीप महेश्वरी सर ने जब मुझे अपने शो पे बुलाया था, वहां पे मैंने एक बड़े फिलोसोफर थे, उनकी 2 लाइन बोली थी, आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम। ठीक है, कि इंसान अपना जो अस्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, वो हमेशा बताती है आपको कि आप क्या हो, वो दूसरों की नजरों से देखता है कि भाई मैं इसको कैसा लग रहा हूँ। सही बात है। ठीक है, और वही पर्सोना वो कैरी करता है, वही पर्सनालिटी वो दिखाने की कोशिश करता है। बहुत सही बात है। यस, ठीक है, तो यही हुआ कि हमेशा मुझे जब हर किसी से सुनने को मिला तेने बैंक की नौकरी छोड़ के गलती कर दी, तो मैं भी डाउट में, वहां गलती तो नहीं है गलती। ठीक है, फिर तेने विदेश छोड़ के गलती कर दी, तो मुझे सपने आते थे कि मैं फिर से ऑस्ट्रेलिया चला गया, मैं फिर से सेटल हो रहा हूँ वहां पे। अभी पीछे तक सपने आए हैं, लेकिन फिर मैंने कहा स्ट्रगल मेरा है, सपना टूटने के बाद तो हकीकत से सामना होता है ना। तो वापस जब मैं यहाँ आया, मैंने 15 लाख जमा किए कि कम से कम 1-1.5 साल मुझे खर्चे की टेंशन ना हो। जब वहां से चले आप यहाँ आने के लिए, 15 लाख थे आपके पास, मेरे अकाउंट में, तो प्लान था कि आप यहाँ पे क्या करेंगे आप? हाँ, अच्छा, प्लान था। मैंने आने से पहले ऑनलाइन बीएड में एडमिशन ले लिया था। अच्छा, मुझे था कि अब पीएचडी तो हो नहीं पाई, अब तुझे इंग्लिश का टीचर बनना है। तो मैंने बीएड कंप्लीट किया। फिर बीएड जिस दिन रिजल्ट आया ना सर, 11 तारीख को रिजल्ट आया था, 12 तारीख को मैंने इंटरव्यू दिया मेरा पहला, और मुझे 12,000 की नौकरी एज ए टीचर मिल चुकी थी। अच्छा, कौन से स्टेट में? हरियाणा, भिवानी में। अच्छा, भिवानी। वापस हाँ। घर चले गए? हाँ। तो घर वालों ने सुनाई आपको कुछ? घर वालों ने निकाल दिया कुछ समय बाद, मैं अकेला फिर एक मकान किराए पे, अलग से घर वालों के भिवानी में ही किराए पे अलग से रहने लगा। नौकरी आपको वहीं मिली टीचर की, भिवानी में, लेकिन हाँ, घर से अलग रह रहे थे? घर से मैं अलग रह रहा, ठीक है, अकेला रह रहा। ठीक है, तो 12,000 की नौकरी मिली, एक हफ्ते बाद 15,000 की मिली। ठीक है, इंटरव्यू जितने दिए थे वो सारे क्लियर होते गए। फिर 3 महीने बाद एक और स्कूल, डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, वहां दिया तो वहां 22,000 की मिली। ऐसे करके 12 से 22 पे मैं 3 महीने में पहुंच गया। पर 4 लाख से आप 12,000 या 15,000 या 20,000 आए, तो ये नहीं फील होता था कि यार कहाँ 4 लाख कमाता था, कहाँ पे? मुझे सर उस 12,000 में जितनी खुशी मिलती थी ना, अच्छा। वो 4 लाख में कभी नहीं मिली। रियली? हाँ, क्योंकि जो काम आप दिल से करना चाहते हो ना, उसका अगर 2 रुपए का आपको मेहनताना मिलता है। तो टीचिंग में आपका मतलब रुचि लगी आपके, मुझे पढ़ाने में खुशी मिलती है, ऐसा हुआ? मेरे को आत्मा तक मैं सुकून महसूस करता हूँ उस चीज को। पता नहीं वो क्या पिछले जन्मों का कुछ होगा, अब क्या बता सकता हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं बैंक में मैनेजर होता, आज मेरी भी मेरे बड़े भाई की तरह 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह होती, है ना। तो वो समय की बात है। तो 15 लाख इकट्ठे करके मैं आ गया, फिर बीएड किया। फिर मेरी जब नौकरी लगी तो मैंने एमए इंग्लिश साथ साथ में, इवनिंग कॉलेज होता है, तो मैं हरियाणा भिवानी में कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में इवनिंग में पढ़ता था जी। स्कूल की बस मुझे कॉलेज के आगे ड्रॉप करती थी बाकी बच्चों के साथ। तो मैं दिन में स्कूल में पढ़ाता था, शाम को खुद पढ़ता था, रात को घर आके स्कूल का भी काम करता था, मेरा कॉलेज का भी काम करता था। मैंने एमए इंग्लिश किया सर, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं एमए इंग्लिश गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने पूरी डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। साथ में पढ़ाते भी थे, साथ में पढ़ते भी थे, और फिर भी गोल्ड मेडलिस्ट बने। और फिर एक ही सीट थी पीएचडी की पूरे हरियाणा में, जो हमारा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, बंसीलाल यूनिवर्सिटी, तो उसमें पीएचडी में एक ही सीट थी, और उसमें मेरा हुआ सर। वाह। हाँ, तो मैंने मेहनत बहुत की, और जितने भी एग्जाम होते हैं टीचर के, हमारे यहाँ पात्रता बोलते हैं उसको, सीटेट, एचटेट, टीजीटी का, पीजीटी का, मैंने फर्स्ट टाइम में सारे क्लियर किए। तो ये पीएचडी कंप्लीट करी फिर आपने? नहीं, पीएचडी सर जैसे ही मेरी 6 महीने की पीएचडी हुई, तो कोरोना चल रहा था, तो उस टाइम में डीपीएस में जॉब भी करता था, तो घर बैठे थे। नौकरी तो एक तरीके से नाम की चल रही थी, 10,000 रुपये देते थे हमें, कहते थे इसी में गुजारा करो। और वहाँ पे उस टाइम पे जैसे छुट्टियाँ थी, तो मैं फॉरेन रिटर्न था, इंग्लिश बोलने में ठीक था, तो प्रिंसिपल ने कहा आप कुछ स्पोकन इंग्लिश का बच्चों के लिए कोर्स बना दीजिए। तो 3-4 वीडियो बना के मैंने बच्चों को यूट्यूब का लिंक शेयर कर दिया। तो वहां से आया कि भैया आप अपना चैनल प्रमोट मत कीजिए, आप बच्चों को डायरेक्ट पढ़ाइए। तो चलो उनकी भी बात सही है, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो 3-4 वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखी थी, ऊपर वाले ने कर दी, वो कहते हैं ना, झोली भर दी रातों रात। उसी से फिर कामयाबी का सफर पूरा हुआ। हाँ, दोनों चीजें पूरी हुई। एक तो आपके मन की इच्छा जो थी टीचिंग की, हाँ, वो तसल्ली हुई आपको कि वही कर रहा हूँ। हाँ। दूसरा, पैसा भी आने लगा। बिल्कुल। तीसरा, सेलिब्रिटी बन गए आप, 60 लाख फॉलोअर्स। हाँ, भाई साहब, 60 लाख फॉलोअर्स बहुत बड़ी बात होती है।
और अब तो सर मैं क्या कहूँ कि जो एक जीवन में कहता हूँ ना कि आपने हैव यू मेड इट लार्ज, तो नाउ आई कैन से व्हेन आई लुक बैक कि यस आई हैव मेड इट लार्ज। तो जो पहली मेरी जो सैलरी आई थी YouTube से वो 90,000 आई थी, ठीक है, और ऊपर वाले की दया है उस दिन से लेकर आज तक उससे कम कभी नहीं गया हूँ, हमेशा ज्यादा ही रहा। तो आज के दिन देखा जाए तो मेरा खुद का घर है, करोड़ों का घर आप कह सकते हो उसे, फ्लैट करोड़ से ऊपर का। मेरे पास गाड़ी है, ऑडी कार में ड्राइव कर रहा हूँ, इस घर में बैठे हैं आराम से, कैमरे वैमरे सभी मेरा सेटअप है, तो सही है सर, लाइफ बेस्ट है, इससे अच्छी और क्या हो सकती है। और फिर अपना मन की इच्छा भी पूरी कर रहे हो, लोगों को एजुकेट भी कर रहे हो। हाँ, लोगों को जब फायदा मिलता है वो आपको नीचे कमेंट्स करते होंगे कि सर आपकी वजह से ये हो गया, कई कमेंट वो आपको और मोटिवेट करते होंगे कि सर कमेंट तो मैं सच्चाई बताऊं, जैसे मेरी एप्लीकेशन भी है इसी नाम से, इंग्लिश लवर्स नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पे ना, जिसपे मैं इंग्लिश सिखाता हूँ। मैंने ये देखा था कि जो भी लोग इंग्लिश सिखा रहे थे ना यूट्यूब पे 2019 से पहले, ज्यादातर इंग्लिश टू इंग्लिश सिखा रहे थे। ओके। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये क्या अजीब बात है भाई, जो हिंदी बोल रहे हैं उनको सीखने की जरूरत है। तो फिर मैंने जब हिंदी से इंग्लिश सिखाना स्टार्ट करा तो मेरा चैनल रातों रात वायरल हुआ। मैंने प्रॉपर कोर्स बनाने शुरू करे मेरे चैनल पर, और जो मेरी एप्लीकेशन है उस पे मैं कोर्सेज चलाता हूँ, 2 महीने का 3 महीने का स्पोकन इंग्लिश कोर्स। तो ये पेड होते हैं या फ्री भी होते हैं? सर पेड होते हैं एप्लीकेशन पे, क्योंकि देखो जूम का इंटीग्रेशन हो गया, चाहे आपका एप्लीकेशन है उसकी प्लेटफॉर्म फीस हो गई, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो भी पैसे लेगा, तो फ्री में तो हम कैसे कर सकते हैं। दूसरा जो यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे आप लोगों की क्वेरी सोल्व नहीं कर पाते हो, आप बस प्रैक्टिस करा सकते हो, स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं करवा सकते हो, आप उनको नोट्स नहीं दे सकते हो, है ना, और एक सिस्टमैटिक ढंग से कंप्लीट आप उनको डिटेल में नहीं पढ़ा सकते हो। यूट्यूब पे बहुत कम टाइम होता है, उस कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराते हो, तो डिटेल में नहीं करा पाते। तो ये कुछ चीजें हैं। दूसरा सर मैं तो ये कहता हूँ कि जो इंसान, जो बच्चा अपनी पढ़ाई के लिए, अपने भविष्य के लिए थोड़ा सा खुद में इन्वेस्ट अगर नहीं करेगा तो उसमें कामयाब होने का वो माइंडसेट है ही नहीं। वो इंग्लिश क्या, वो कभी कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिस इंसान को फ्री की आदत लग जाती है ना सर, उसका सबसे बड़ा रोग यही है, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा अगर उसके दिमाग में रहेगा फ्री में। तो जो इंसान थोड़े पैसे देगा वो पेन भी लेगा, फिर ध्यान भी देगा और वो मेहनत भी करेगा। तो मेरे कोर्सेज में जैसे मैं बात करता हूँ फेस टू फेस, कई स्टूडेंट्स है, अमेरिका से भी बहुत स्टूडेंट्स हैं, जैसे यहाँ से जो लोग गए हुए हैं यूके, कनाडा, इंग्लैंड, ठीक है, आयरलैंड, वहाँ के कई स्टूडेंट हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इंग्लैंड वालों को इंग्लिश सिखाते हो? हाँ, जो यहाँ से गए। हाँ जी, समझ गया। ठीक है, जैसे किसी की वाइफ गई हुई है तो कहेगी सर हस्बैंड आ गए यहाँ पे, शादी होके आ गए, 3 महीने हो गए सर, मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा है क्या। कितनी देर में इंग्लिश सीख जाते हैं? सर इंग्लिश सीखने का ना एक भाषा है, देखो बच्चा जब तक 5 साल का नहीं होता क्या वो ढंग से बोल पाता है, चाहे वो हिंदी बात कर रहा हो। हम बचपन से उसको क्या बोलते हैं, बेटा पापा, बोलो मम्मी जी, मम पानी, ऐसे बताते हैं। तो लोगों के दिमाग में वहम हो गया है कि हिंदी तो हमें आ ही रही है, इंग्लिश तो हम बचपन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और मैं अखबार पढ़ सकता हूँ इंग्लिश में, किताबें हमने पढ़ी है, तो अला इंग्लिश तो मुझे आ जाएगी। और यही उनका सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। सबसे बड़ा ब्लॉकेज यही है कि उनको लगता है कि आ जाएगी, लेकिन इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट उनको आती है, ना कि इंग्लिश एज ए लैंग्वेज। ठीक है, तो इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, तो जैसे जितने भी मैंने बताए स्टूडेंट होते हैं, तो कई बार तो लोग रोने लग जाते हैं मुझे देखकर। तो मेरे लिए भी बड़ा एकदम हैरानी, शुरू में तो मैंने कहा रोना क्यों निकल रहा है, तो फिर वो कहते हैं कि सर भाई आप हमारे लिए गुरु हो, ठीक है, गुरु भगवान समान होता है। तो आजकल भी संस्कार जिंदा है, बहुत ग्रेटिट्यूड जो है वो, उससे आपको और ताकत मिलती है। हाँ, तो कोर्स खत्म होने के बाद जब वो रोते हैं, मतलब आंखों से आंसू जब दिखते हैं ना, मैं कहता हूँ सर मैं इस जन्म में मैं सफल हो गया। अरे वाह, एज ए टीचर। उससे बड़ी कोई गुरु दक्षिणा कोई हमारे यहाँ तो गुरु को भगवान के रूप में देखा जाता है। गुरु नहीं, मैं तो खुद मानता हूँ, ठीक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की पूजा पहले होती थी, जब गुरु शिष्य का एक रिश्ता होता था, वो सबसे बड़ा रिश्ता माना जाता था। जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांगा, कट से काट के, लोग माँ बाप की बात नहीं मानते थे, लेकिन गुरु का दर्जा फिर भी सबसे ऊपर होता था। आज के दिन सर ना तो गुरु ढंग के रहे हैं, ना शिष्य ढंग के रहे हैं, हर कोई मनी माइंडेड हो गया है। तो उस वजह से ये परंपरा भी एकदम कलंकित हो चुकी है। और हम जैसे टीचर जो सब कुछ अपना त्याग के और टीचर बने हैं,
उनके ऊपर भी फिर लोग कोई ना कोई उंगली उठा देगा कि यार इसको क्या आता होगा, बोला छोड़, बोला तो फिर क्या करें ऐसी दुनिया का। इसीलिए मैं कहता हूँ यूथ थोड़ा सा भ्रमित है, ठीक है आजकल। इसीलिए 8-8, 10-10 साल के जो बच्चे हैं उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं, ठीक है। 15-15, 20-20 साल के बच्चे हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं, स्ट्रेस का शिकार हैं। सैयारा जैसी मूवी देख के उनके चक्कर आ रहे हैं, उनको रोना आ रहा है। उनको शर्म आनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए। सत्येंद्र जी, मैं तो ये देख रहा हूँ कि आप इंग्लिश टीचिंग सिखाते हैं, इंग्लिश का ही आपका चैनल है, तो आप तो मोटिवेशनल भी ऐड करें उसमें। सिर्फ इंग्लिश आप पढ़ा रहे हैं तो अपना एक मोटिवेशनल, आप बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। आपका एक मोटिवेशनल चैनल बनाने के बारे में कभी सोचा? सर सच कहूँ तो मैं ये मानता हूँ कि कोई भी जो अध्यापक है ना, अगर वो असली अध्यापक है तो उसे बनने की जरूरत नहीं है, वो होता ही मोटिवेशनल टीचर है अपने आप में। क्योंकि जो समाज के सिद्धांत और मूल्य हैं, अगर हम उनको ही बच्चों तक ना पहुंचा पाए तो काहे की हमारी टीचिंग, ठीक है। लेकिन आजकल होता क्या है, जैसे ही मान लो मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे, मैं बीच में कहने लग जाता हूँ कि भाई आज सैयारा मूवी का मैंने एक ट्रेलर देखा और देखा कि कुछ बच्चे रो रहे थे, ठीक है, लड़का लड़की घुमा रहा था, ठीक है, कई ड्रिप लगा रखी थी और वो बोतल पकड़ के आया था, रोए बैठा था। तो मैंने कहा तुमको शर्म नहीं आती कि तुम्हारे माँ बाप ने ये दिन देखने के लिए तुम्हें पैदा करके भेजा है, कि तुम अपने भविष्य को सोचने की बजाय, फ्यूचर को देखने की बजाय तुम एक फिल्म देख के मतलब ये रोना धोना मचाओ? क्या तुम इतने, तुम्हारे संस्कार गिर चुके हैं? तो फिर बच्चे कहते हैं सर आप पढ़ाओ ना, मतलब 1-2 कमेंट आ जाता है। फिर मुझे वही याद आता है कि क्या ही भैंस के आगे बीन बजाने से। ये सत्येंद्र जी कुछ ना हाइप बनाते हैं पिक्चर बनाने वाले, ये पेड होते हैं, पीआर होती है। ये जैसे आप बच्चे ऐसे दिखा रहे हो, आप ये मेरे ख्याल से कुछ नेचुरल भी होते होंगे, लेकिन ये पेड भी होते हैं। लेकिन सर एक बात और है, मुझे जो लगता है आज का जो युवा है ना, वो एम्बिशियस की बजाय वो एंशियस ज्यादा है। वो एम्बिशियस नहीं है, वो अपने फ्यूचर को लेके ये नहीं सोच रहा कि तेरी डिग्री काम आएगी या स्किल काम आएगी। वो सिर्फ ये सोच रहा है कि मुझे पैसा बनाना है। आप किसी से भी पूछ लो, आज के दिन जो सक्सेस की डेफिनेशन है, मेरे लिए, मैंने अभी तक आपको यही बताया, मेरी सक्सेस की डेफिनेशन थी कि जिस दिन मैं किसी बच्चे को देखकर उसकी आंखों में आंखें डाल के मैं उसे पढ़ा पाऊं, उसका लाइफ मैं चेंज कर पाऊं थोड़ा बहुत भी, तो एज ए टीचर मेरे लिए वो सक्सेस है। सर मैं फिर से कहना चाहूंगा, खान सर बहुत रेस्पेक्टेड एक हमारे इंडिया के नंबर 1 एजुकेटर हैं खान सर। अभी उनकी शादी हुई थी, चुनिंदा यूट्यूबर्स को उन्होंने बुलाया, वो बाय नेम मुझे जानते हैं, उन्होंने मुझे अपनी शादी में निमंत्रण दिया। तो मैं कहता हूँ जब ऐसे स्टेज मुझे मिलते हैं, संदीप महेश्वरी सर ने मुझे अपने शो पे बुलाया, तो मेरे लिए सर वही सक्सेस है। हम भी इतनी दूर से चल के आए हैं आपके पास, आपके द्वार पे आए हैं। अरे नहीं सर, कि भाई आपकी स्टोरी मैंने सुनी और आप लोगों से मैंने देखा, आपके यूट्यूब पे वीडियोस देखे, तो मुझे लगा कि मुझे जरूर आपसे बात करनी है और अपने जो दर्शक हैं उनको ये बताना है कि ऐसी सक्सेस स्टोरी कितनी मुश्किलों के बाद, तो फिर आप हमारे हरियाणवी भाई हो तो मन में और आया कि हरियाणा से एक निकल के आदमी ऑस्ट्रेलिया तक घूम के आ गया, बैंक की नौकरी छोड़ी, ऐसी स्टोरी तो लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। कि फिर आप आज इतने कामयाब हो, इतनी मुश्किलों के बावजूद भी आप आज एक कामयाब इंसान हो। बिल्कुल, और मन से भी खुशी है आपको। हाँ, कि ये नहीं कि पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन उनके पास तसल्ली नहीं है, एंगर है, हाँ, परेशानी है, किसी चीज की खुशी नहीं है, उस पैसे का उपयोग भी नहीं कर पा रहे वो। सही बात है, बिल्कुल। बहुत से मेरे जानने वाले हैं जिनके पास बहुत पैसा है, हाँ, लेकिन थोड़ी सी मैं ना आपकी एक बात से थोड़ा सा डिफर करूंगा कि आप जो कह रहे हो ना कि आज का यूथ, मेरे कंटेक्ट में ऐसे यूथ आए हैं कि मुझे बहुत ही फैसिनेट करते हैं वो यूथ। 22-24 साल के बच्चे पैशन से अपना, दीपक जी जिन्होंने आपको मेरे से मिलवाया 22 साल के हुए, किस तरह से वो, और अच्छे इंसान है वो, अंदर से वो लोगों की भावना करते हैं, यूथ को किसी को देखते हैं उसको उठा के ले आते हैं, उसको इसकी एजुकेशन देते हैं, यूट्यूब में कैसे आगे बढ़ना है, वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है, उसका कैरियर बनना है, फाइनेंशियली भी उसकी मदद करते हैं। तो एक दीपक नहीं, इस तरह के 3-4 और लोग हैं मेरी नॉलेज में जो 22-24 साल की उम्र में उनकी सोच मेरे से सीखने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक्स के बारे में, जैसे मैं स्टॉक्स का मेरी मास्टरी है, तो कैसे स्टॉक्स में काम करना है, कैसे बना। तो मेरे को
ऐसा नहीं लगता कि सारे यूथ इस तरह के हैं। बिल्कुल सही है ना, कह रहे हो। बहुत अच्छे अच्छे यूथ इंडिया के हैं और मैं बड़ा उनसे इम्प्रेस होता हूँ कि इतनी छोटी उम्र, हमें तो 24-22 साल की उम्र में पता ही कुछ नहीं था, अपने फैसले खुद नहीं लेते थे, अपने माँ बाप की तरफ देखते थे कि वो हमारे फैसले लें। आजकल के बच्चे अपना घर बार छोड़ के यूपी से, उधर बिहार से, इंदौर से, दिल्ली में, नोएडा में रह रहे हैं, कैरियर बना रहे हैं और औरों को भी कैरियर मुझे एडवाइस कर रहे हैं कि आप ऐसे करो, ऐसे करो अपने यूट्यूब को। मतलब मैं तो बड़ा फैसिनेट हूँ। लेकिन सर ये जो परसेंटेज है ना, बहुत कम है। यस, ये बात आपकी ठीक है। जो मेजोरिटी है ना, जिसके ऊपर हमारे देश का फ्यूचर टिका हुआ है, वो बिगड़ता जा रहा है। मेरी मेन चिंता उन लोगों से है जिनको क्लैरिटी ही नहीं है कि हमें करना क्या है। पढ़ाई के नाम पर बस वो डिग्री करे जा रहे हैं, ठीक है। उनके दिमाग में सक्सेस की एक ही डेफिनेशन है कि मुझे पैसा कमाना। पैसा, यस। तो ये जिसके दिमाग में, जैसे आपकी फील्ड में मैं बात करूं तो मेरे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई 1 लाख रुपए मुझे दे दो पापा, मैं आपको 1 करोड़ बना के दूंगा 1 साल में। वो 1 साल भी गया, वो 1 लाख भी गया, और 1 लाख की बजाय वो अपने घर को गिरवी रख रहे हैं, उधर से और लेके भी गवा देते हैं, उजाड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। 95% तो आप ही ने बताया था अभी कि कामयाब नहीं हो पाते स्टॉक मार्केट में, क्योंकि उनमें सीखने का पेशेंस नहीं है। वो लर्निंग नहीं चाहते, वो सिर्फ पैसा चाहते हैं, क्विक मनी। तो ये जो क्विक मनी वाला जो कंसेप्ट आज के दिन यूथ के मेजोरिटी के जो दिमाग में है, उससे मुझे थोड़ी चिंता फील होती है। आप इंस्टाग्राम पे देखोगे सर, कोई भी लड़की अगर थोड़े से कम कपड़े पहनती है तो उसको अगर लाइव देखोगे आप इंस्टा पे, तो लाखों में उसको फॉलोअर्स मिलेंगे। हम जैसे टीचर या कोई और एजुकेशन का चैनल आप देख लीजिए उठाकर, उसके आप हजारों में मुश्किल से पाएंगे लाइव लोग। तो कमी कहाँ है? कमी माइंडसेट की है ना, कि एंटरटेनमेंट के नाम पर आप गिरते जा रहे हो। और मैं तो कहूंगा कि इसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो गवर्नमेंट को प्ले करना चाहिए। मैं पहले भी पॉडकास्ट में कह चुका हूँ कि सरकार जब उल्लू, ओल्ट बालाजी जैसी एप्स को बंद कर सकता है, तो क्या वो ये जो ऑब्सीन चीजें हैं, ठीक है, वल्गैरिटी है, ठीक है, और फ्रीडम के नाम पे जो ये कम कपड़े पहनने की एक प्रथा चल पड़ी है हमारी बहनों में, बेटियों में, क्या उनको खत्म नहीं कर सकते इंस्टाग्राम से? कितना स्वच्छ हो जाएगा सर। छोटे बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, हम उनको क्या फ्यूचर दे रहे हैं इंस्टाग्राम पर? इंस्टाग्राम खोलते ही तो पोर्न दिखेगा, सॉफ्ट पोर्न चल पड़ा है। फेसबुक पे आप देखोगे तो लाइव पोर्न चल रहा है। तो हम खुद सोशल इन्फ्लुएंसर होके अब हमें थोड़ी थोड़ी शर्म आने लगी है, ठीक है, कि भाई, क्योंकि जो छपरी एक नया शब्द आया यूट्यूबर्स का, वो कोई नाले में कूद जाएगा, कोई गंदगी कर रहा है, उसको लाखों करोड़ों व्यूज मिल रहे हैं। तो सिर्फ व्यूज पाने के लिए फिर यूथ सोचता है, मेजोरिटी, कि भाई यही सक्सेस है, ये रास्ता है, ठीक है। वो रोने धोने करेंगे, ठीक है, एंटरटेनमेंट के नाम पर जो फुहड़ता मची हुई है वो आपको पता ही होगा। तो मैं इसके खिलाफ हूँ, ठीक है, कि ये चीज क्रिएटिविटी एंटरटेनमेंट के नाम पे आप सॉफ्ट पोर्न की इंडस्ट्री ना बना दें पूरे सोशल मीडिया को। तो वो अगर हट जाए तो यूथ हो सकता है उसको थोड़ी दिशा, क्योंकि इस चीज की डिमांड मार्केट में है, तभी तो वो बना रहे हैं ना सर। अगर डिमांड ही ना हो, लोग देखना ही ना पसंद करें, तो वो बना के बंद कर देंगे। सर मैं समझ गया, लेकिन बात एक और भी है कि अगर आपने सड़क के ऊपर, ठीक है, अगर फ्री में गोबर भी छोड़ दिया ना, लोग उसको भी नहीं छोड़ेंगे आज के दिन। तो जहां तक कंटेंट की बात है, अगर उसकी अवेलेबिलिटी है तो गंदगी ना होते हुए भी एक क्यूरियोसिटी जो होती है नए कंटेंट को लेकर, तो लोग उसको एक बार देखते जरूर है। और सर कलयुग है, ये तो आप मानते हो कि किसी भी इंसान के लिए अपने स्तर से गिरना बहुत आसान है, चढ़ना बहुत मुश्किल। सही बात है। तो इस वजह से जो नेगेटिव कंटेंट है वो हमें जानबूझकर गिराने के चक्कर में, हमारा जो मन है वो गिरने के चक्कर में ज्यादा रहता है। अगर आपके मन को कंट्रोल नहीं है ना, तो आप नेगेटिव की तरफ जल्दी जाओगे। और जो यूथ नए नए उसके हार्मोन्स एक्टिव होते हैं 17-18 साल की उम्र में, उसको इतना ज्यादा सही और गलत की कहाँ समझ है। तो हम अगर उसके सामने ऐसा कंटेंट खुला छोड़ देंगे कि बेटा देख, तुझे क्या देखना है, तो एजुकेशन क्यों देखेगा? वो अपने मस्ती के हिसाब से एंटरटेनमेंट देखेगा ना। पॉइंट। हाँ, तो हर बच्चे के हाथ में आज के दिन फोन दे रखा है माँ बाप ने कि मेरा बच्चा जो है वो कहाँ है, क्या कर रहा है, मुझे पता होना चाहिए। लेकिन सिर्फ फोन हाथ में देकर हमने एक बम उसके हाथ में दे दिया है, जो उसके दिमाग में छोटे छोटे रोज विस्फोट कर रहा है और उसको पता नहीं चल रहा है। तभी तो 20-20 साल के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, ठीक है। ये जेन जी की जितनी टर्म्स हैं, नैनोशिप, सिचुएशनशिप, ब्रेड क्रम्बिंग, ये कहाँ से आई? यूथ के पास टाइम नहीं होना चाहिए अपने करियर के अलावा कुछ और ज्यादा सोचने का।
ठीक है, आईएएस की तैयारी करने में लोगों को 5-5 6-6 साल लग जाते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे सिर्फ वो सोचते हैं कि वो आईएएस क्लियर कर लेंगे, अंदर मादा तो नहीं है ना, उतनी पढ़ने की डेडिकेशन, अटेंशन स्पैन तो नहीं है ना। तो ये सब चीजें मिसिंग हो रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ज्यादातर यूथ है वो गलत रास्ते पर जा रहा है। नैतिकता की कमी पाई जा रही है, वैल्यू सिस्टम कम हो रहा है। और एक उसका कारण जो है ना, दिखावा हमारे डीएनए में है, इंडियंस में इतना ज्यादा दिखावा है। आपके पास अगर कोई चीज है तो मेरे पास हीन भावना आ जाएगी कि मेरे पास क्यों नहीं है, चाहे मैं अफोर्ड कर पाता हूँ या नहीं, ईएमआई पे लूंगा मैं, आपका मुकाबला मुझे करना है, दिखावा करना है, घड़ियां, ये वो, कार। मैं कहता हूँ इतने हम लोग, सबसे बड़ी बुरी प्रॉब्लम हमारे में है कि ये दिखावे की। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप, मैं भी अपने चैनल पे प्रमोट करता हूँ, भैया आप किसको दिखा रहे हो? जो आपको जानते हैं उनको दिखा रहे हो, उनको तो आपका असली सब कुछ पता है। अच्छा, जो नहीं जानते अगर उनको दिखा रहे हो, उनको वैसे प्रवाह कोई नहीं है, तो आप किसको दिखा रहे हो? एक मेरे जानने वाला है बच्चा, वो नकली ना ब्रांड, नकली बन जाते हैं, फेक ब्रांड होगा फला, फर्स्ट कॉपी टाइप, हाँ कॉपी, तो वो लुधियाना से बनवाता है और ब्रांड, तो मैं कनाडा में रहता है लड़का, तो मैं दिखा रहा हूँ सबको, ये मैंने ब्रांड, ये मैंने ब्रांड, और सबको खुद ही बता रहा है कि मैंने लुधियाना से ये ले रखे हैं। तो भैया किसको मैंने दिखा रहे हो आप? जिसको दिखाना चाह रहे हो उनको तो ऑलरेडी आप ही बता रहे हो कि मैं लुधियाना से डुप्लीकेट लेके यूज कर रहा हूँ। तो जिनको आप और किसी को फेसबुक पे डाल के दिखा रहे हो, उनको वैसी परवाह नहीं आपकी कि आपको जानते ही नहीं वो। आज के दिन सर एक नई टर्म आई है, ऑनलाइन वैलिडेशन जी, ठीक है। तो हर इंसान अपने जो आइडेंटिटी है ना, जो अपनी पर्सनैलिटी है, खुद की जो वैल्यू है उसने लगा रखी है, तुझे लाइक कितने मिल रहे हैं, तुझे फॉलोअर कितने मिल रहे हैं, तो एडिक्शन हो गई है इस चीज की। हाँ, तो वो वैलिडेट करवाता है बाकियों से कि क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ, क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ। ये लड़कियां, अगर 90% लड़कियां बिना फिल्टर के अपनी फोटो डालें तो मैं कहता हूँ कि इंस्टाग्राम अच्छी जगह बन जाएगी। और अगर वो डालती है ना फोटो, लड़कियां खास करके, और उसके बाद वो चेक करती बार बार, अगर लाइक्स ना आए तो उनका बिहेवियर सारा दिन खराब हो जाता है। अगला दिन भी जब तक उनके लाइक्स ना आए, मेरे लाइक नहीं आए, मेरा, तो डिप्रेशन में चली जाती है। तो ये ऐसी एडिक्शन शुरू हो गई है। बिल्कुल, अभी पीछे एक लड़की ने, सबको पता है, न्यूज में भी था बहुत ज्यादा, एक लड़की के फॉलोअर्स कम हो रहे थे, रोज के 1000-1500 इंस्टाग्राम पे, तो हफ्ते या 10 दिन या मुश्किल से महीना वो डिप्रेशन में चली गई। उसने अपने घर वालों को बताया कि मेरे रोज फॉलोअर कम हो रहे हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो फांसी खा गई सर, खुदकुशी कर ली उसने, लड़की ने। अच्छा, हाँ, तो आज के दिन वही ना, 20-25 साल में स्ट्रेस, डिप्रेशन। ये आपने एक नया वर्ड मुझे सिखाया, मैंने नहीं सुना था, ऑनलाइन वैलिडेशन। हाँ, ऑनलाइन वैलिडेशन चाहते हैं सब लोग। हाँ, मुझे आपसे नहीं पूछना कि मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ, मुझे लाइक्स जितने मिल रहे हैं ना, उससे मुझे तसल्ली होगी कि देख, तू तो कह रहा था मेरे पे ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, देख मेरे को 1000 लाइक आए हैं इस ड्रेस पे, ठीक है, तू तो चिढ़ता है मेरे से। कहाँ जा रहे हैं यार? बस खत्म हो रही है सब दुनिया। इस मीडिया ने बेनिफिट्स भी हैं, जो भी इन्होंने कुछ फायदे दुनिया को, समाज को पहुंचाए हैं, लेकिन ये जो इसके साथ नेगेटिविटी आई है, वो तो हमें खराब कर रही है, अंदर से खुशी नहीं रह गई। अब देखो तो सर, 3 चीजें हैं, एक है यूट्यूब, एक है फेसबुक, एक है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर आपका कोई बस नहीं है। आप जैसे ही ओपन करोगे, मान लो आपने सिर्फ एजुकेशन की वीडियो देखनी है, फिर भी 10 रील के बाद एक रील आपको इंस्टाग्राम ऐसी दिखा देगा जिसमें नंगापन या गंदगी होगी। उस एक गंदी रील के लिए हम अपने बच्चे को कब तक रोक लेंगे कि बेटा तू फोन मत ले, ठीक है। सही। दूसरा फेसबुक तो अगर आप रात को लाइव सेक्शन में जाकर, कोई भी ये चेक कर सकता है, अगर आप फेसबुक खोलेंगे तो जितने लोगों ने अपने डायरेक्ट बेडरूम को पूरा सिनेमा हॉल लाइव बना रखा है सर, लाइव फोन चलता है, बिल्कुल लाइव चलता है। तो आप सर्च क्या करोगे, जहां भी आप देखोगे वही चीज दिखेगी ना। अब जिनको नहीं पता, हाँ, उनको बता दिया आपने। बिल्कुल, मुझे भी नहीं पता था ये ऐसा भी नहीं, ये सच है, क्योंकि हम तो सर सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, तो हमारी तो मजबूरी है स्क्रॉल करके देखना। फिर ऐसी चीजें आती हैं, मैं तो कहूंगा सबको, हाथ जोड़ के मैं आप सबके पैर पकड़ सकता हूँ भाई, इंस्टाग्राम पर कोई भी ऐसे आपको हैंडल दिख रहे हैं जो, मान लो फॉर एग्जांपल एक उर्फी जावेद नाम ले लिया, ठीक है, एक सोनिया अंसारी नाम से है शायद, अगर आप चाहते हो कि आपकी बहन और आपकी बेटी वैसी बने तो आप फॉलो करो उन्हें। अगर आप चाहते हो कि ना बने, मैं कह रहा हूँ रिपोर्ट करो उनके चैनल को,
ताकि उनको देखकर जो हमारी बाकी छोटी बच्चियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, ठीक है, वो उनको देखकर खराब तो नहीं होंगी। आज के दिन मैं अभी एग्जांपल देना चाहूंगा, ऐसे ही मैं किसी से मिल रहा था, 20-20 साल की 2 लड़कियां थी। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको कौन अच्छा लगता है सोशल मीडिया पे? उनका जवाब था उर्फी जावेद। मुझे बहुत शर्म आई, गुस्सा भी आया। उसमें उनका कसूर नहीं है, उनके हाथ में जो फोन है ना, जो बम है, उसका कसूर है। वो क्या करें? उन्होंने कहा कि, मैंने कहा क्यों पसंद है? बोले कि वो बहुत अच्छे कपड़े पहनती है। मैंने कहा क्या तुम चाहोगी कि तुम ऐसे कपड़े पहन के निकलो? बोली हमें तो अलाउड नहीं है। मैंने कहा नहीं तो तुम पहन लो। बोले हाँ। मैंने कहा तुम ये चाहोगी कल को तुम माँ बनो तो तुम्हारी बेटी ऐसे कपड़े पहन के? बोले नहीं। मैं कहा फिर तुम खुद कैसे पहन सकती? फिर बोले कि उनका नेचर बहुत अच्छा है, वो तो उन्होंने मजबूरी में किया था। मैंने कहा नेचर वो तुम्हारी बुआ लग रही है? तुम उससे मिलके आए थे, रिश्तेदार है वो तुम्हारी, कि तुम्हें उसका नेचर पता चल गया? मैंने कहा पैसे कमाने का इतना ही शौक था तो वो कुछ और काम कर सकती थी, गंदगी ही मचानी थी तो कहीं और मचाए। सोशल मीडिया पर ऐसे अकाउंट्स को फॉलो करके आप देखोगे कि भरे पड़े हैं ऐसे। तो मैं तो कहूंगा कि अगर मेरे साथ 50,000 लोग भी जुड़ जाए ना, मैं सबके अकाउंट बंद करा दूंगा। पहला रिपोर्ट मैं मारूंगा, बाकी के आप मारो। दोस्तों आज इन्होंने एक नई बात मुझे बता दी, मुझे इतना नहीं मालूम था कि ऐसा भी है, शायद मेरा उस तरफ ध्यान नहीं गया, लेकिन अभी इनकी बात सुनते हुए मुझे बहुत महसूस हो रहा है कि हमारी जिम्मेवारी बनती है, जो भी आप लोग देख रहे हैं तो इन लोगों को रिपोर्ट करो। ऐसे लोगों को, जैसा मटेरियल आप नहीं देखना चाहते या अपने बच्चों को नहीं दिखवाना चाहते तो उसके खिलाफ चुप मत बैठो, रिपोर्ट अनफॉलो करो, रिपोर्ट करो, एक अभियान चलाओ ना। बिल्कुल एक अभियान चलाओ। आप तिरंगा यात्रा ये हर पॉलिटिकल पार्टी चला रही है, ठीक है, गंदगी हटाओ, इंस्टाग्राम से चलाओ ना ये नारा। हम जैसे अगर इन्फ्लुएंसर्स आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? ये भी तो एक गंदगी है ना हमारे। हम घर के आगे कूड़ा होता है उसको साफ नहीं करते, तो क्या आप इसको गंदगी नहीं मानते हो? ये एक दिन आपके घर तक पहुंच जाएगा, फिर क्या करोगे? अगर आपके मान लो घर पे बेटी नहीं है तो आपका बेटा तो है, बेटे की तो बहू आएगी ना, संस्कार तो आपके घर पे ही लेकर आएगी ना वैसे। तो आप ये मत सोचो कि अगर आपके घर पे बेटी नहीं है तो दिक्कत करेगी। अब मान लो उस लड़की को ऐसे नंगा देखकर, आधे नंगे कपड़ों में देखकर कुछ मेल्स खुश हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर की गंदी आग भी भड़केगी। तो बाजार में तो मेरी मम्मी भी जाती है, ठीक है, बाजार में मेरी पत्नी भी जाती है, ठीक है, किसी की बहन बेटी भी जाती होंगी। आप चाहोगे कि ऐसी गंदी नजरें उनके ऊपर पड़े? अरे तो तुम देख लो ना भाई, तुम बना क्या रहे हो, ठीक है, तुम मतलब इग्नोर करके उस चीज को बाईपास कर रहे हो, लेकिन कल को घूम फिर के जैसे कर्मा होता है ना, कर्मा इज अ बिच, तो ये चीजें भी वापस आप पर आएगी, असर पड़ेगा। तो बच नहीं सकते आप इससे। YouTube फिर भी एक सर्च इंजन है, तो उस पे जो आप सर्च करोगे आपको वही दिखेगा। इसीलिए मैं कहीं जाके ना, मैं यूट्यूबर कहना ज्यादा पसंद करता हूँ बजाय कि मैं मेरे इंस्टाग्राम पे ना लगभग 5 लाख है। आप मानोगे पिछले इतने महीने हो गए मेरा मन ही नहीं करता उस पर कंटेंट डालने का। अच्छा। मैं कहता हूँ, मैं बच्चों को अगर कहूँ भी, किस मुंह से कहूँ कि बेटा तुम मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करो, क्योंकि जैसे ही उन्होंने इंस्टाग्राम खोला और भी आएगा, मेरी वीडियो तो दिख जाएगी, लेकिन मेरे साथ और ढेरों रील्स में जो गंदगी दिखेगी तो वो भी मैं अपने आप को पापी मानूंगा। तो मैं इसीलिए इंस्टाग्राम पर मैं एक्टिव इतना नहीं हूँ। दोस्तों इंग्लिश लवर्स के नाम से इनका चैनल है, और सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, उसके साथ साथ ये मॉरल एजुकेशन भी देते हैं, तो जरूर देखिएगा। बड़ा ही मजा आया आपसे बात करने का, दिल तो कर रहा है कि कई घंटों और बैठे रहे लेकिन वीडियो की एक लिमिट होती है। बिल्कुल। तो हम इस मॉरल एजुकेशन जो आप है, जिसकी आपने इशारा किया, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए ये सुन के, ये सोच के, ये इमेजिन करके भी। तो कभी वक्त मिला तो इस विषय में हम स्पेसिफिकली इस विषय में हम बात करेंगे। बिल्कुल सर। और लोगों को मैं कहता हूँ 500, 1000, 2000, 4000 कितने भी लोगों को फायदा हो जाए। मैं कह रहा हूँ 150 करोड़ है, सिर्फ 50,000 मेरे साथ जुड़ जाओ, पूरे इंस्टाग्राम से सारी गंदगी साफ नहीं कर दूं तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है, सिर्फ 50,000 जुड़ जाओ। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम मेरे को पता है, 5,000 लोगों ने भी मिलके अगर रिपोर्ट मार दिया ना, वो चैनल वापस नहीं आएगा भाई मेरे। मैं सर रोज कम से कम 4 या 5 जो भी मेरे सामने ऐसी रील आती है, मैं बिना उसको रिपोर्ट करे पीछे नहीं हटता। अच्छा जी। हाँ, चाहे कितना बड़ा अकाउंट हो, छोटा अकाउंट हो, हम सबका ये फर्ज है। मैं आज के बाद मैं भी ऐसा ही करूंगा। हाँ बिल्कुल, आपने अच्छा मोटिवेशन दिया और एक टॉपिक दिया। सिकंदर जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका लाइफ एक्सपीरियंस देख के, और बड़ी तमन्ना थी कि आपके बारे में जानना जाए कि कैसे आपने शुरू किया, क्या क्या रास्ते से गुजरे आप।
और आखिर में तो आपने छक्का लगा दिया ये बात कह के, ये अभियान बहुत जरूरी है, जो हमारा एक सामाजिक फर्ज बनता है हम सबका, बिल्कुल, कि हमारी बहू बेटियां, आगे आने वाली जनरेशन इस तरफ ना अट्रैक्ट हो। बात आपकी सही है कि आपके सामने अगर क्रॉस किया जाए कुछ ऐसा, तो आप 1 मिनट के लिए कंसिडर तो करोगे ही उसको, है ना? तो ना आए तो ही बेहतर है। गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि इसको कैसे रोकथाम लगाई जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नाइस टॉक टू यू। सेम है, थैंक यू।